विश्व मानसिक सेहत दिहाड़े उत्ते पठानकोट के राज हस्पताल वालों एक प्रोग्राम रखा हुआ है। प्रोग्राम विच हस्पताल के डॉक्टर आरती महाजन वालों विश्व मानसिक सेहत दिहाड़े उत्ते लोगों को मानसिक रोगों बारे जानकारी देते हुए उसके इलाज संबंधी जागरूक करवाया गया। डॉक्टर आरती ने दस्या कि कई बार तनाव के कारण लोगों के व्यवहार विच बहुत तब्दीली आती है। जेकर यह तब्दीली लगातार चलती रहती है तो एक तरह की बीमारी के लक्षण हैं। सुभाव में चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा दिमागी परेशानी, लगातार गुस्से का आना आदि लक्षणों का होना व्यक्ति विच बीमारी के संकेत देता है। उन्होंने कहा कि जेकर किसी व्यक्ति को अजिहे लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्होंने समय उत्ते डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए है। पठानकोट तो पत्रकार लकी सरोज। मेरा नाम आरती खन्ना महाजन है। मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ राज हॉस्पिटल पठानकोट में। आज हम सब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप आज के दौर में इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए अपना समय निकाल कर आए। और अब मैं सारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि ये क्या है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सबसे पहले 1992 में शुरू हुआ था केप टाउन में। 1948 में इसको मनाने की शुरुआत की गई थी और तब से ये कॉन्टिन्यूसली चलता आ रहा है। हर साल मेंटल हेल्थ डे का एक अलग थीम होता है और इस साल इस मेंटल हेल्थ डे का थीम है कि मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, आर डे आर राइट्स। इसका मतलब है कि जो मेंटल हेल्थ है, जो मानसिक सेहत है, वो हर सिटीज़न का, हर नागरिक का अधिकार है। मेंटल हेल्थ जैसे कि हमारी फिज़िकल हेल्थ है, हम क्या करते हैं फिज़िकल हेल्थ में फिट रहने के लिए अच्छा खाना खाएंगे, टाइम से पानी पिएंगे, टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, सुबह उठकर वॉक के लिए जाएंगे, एक्सरसाइजेस, जिम, सब कुछ करते हैं, वो है फिज़िकल हेल्थ के लिए। लेकिन मानसिक सेहत के लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। हम सिर्फ बोलते हैं कि हाँ, मैं हंस लेता हूँ, इंस्टाग्राम पे कभी मीम्स देख ली, कभी हमने कोई जोक्स पढ़ लिए, लेकिन सिर्फ उतना काफ़ी नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से आजकल हम सबकी जॉब्स हैं, जिस हिसाब से इंडस्ट्रीज़ में जॉब हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, या जिस हिसाब से बच्चों के आजकल पढ़ने के टाइमिंग्स हैं, कॉलेजेस के टाइमिंग्स हैं, हम सबको, चाहे हम कोई भी नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, सबको मेंटल हेल्थ पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम बहुत सारी परेशानियों में पड़ सकते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन परेशानी जिससे हम जूझ रहे हैं आजकल, वो है डिप्रेशन। दूसरा, जिसका नाम आपने सुना होगा, एंग्जाइटी। अब ये सब चीज़ें बड़ों में तो है ही, साथ के साथ ये चीज़ें बच्चों में भी आजकल पाई जाती हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। छोटे बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं और छोटे बच्चों में एग्रेशन बढ़ गया है। वो किस चीज़ की वजह से है? उसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण, जैसे कि फ़ोन यूज़ हो सकता है उसका कारण। उसका कारण ये हो सकता है कि बच्चे टीवी पर या जहाँ पर फ़ोन में वो गेम्स खेल रहे हैं, वो बहुत ही वायलेंट गेम्स खेल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और जब हमने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम इसको ट्रीट करना शुरू करें। कहने का मतलब कि ज़रूरी नहीं कि जब पूरी बीमारी बन जाए उसके बाद ही इंसान उस पर ध्यान दे। कुछ वार्निंग साइन्स होते हैं जिसको लेके हम बात कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता लग गया कि आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया उसको, यानी कि ये ध्यान देने वाली बात है। जब आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, आप ये देखेंगे कि कितनी बार आपका बच्चा, क्या उसके चिड़चिड़ा होने की या गुस्से करने की इंटेंसिटी क्या है, मतलब क्या एक्सटेंट है, किस लिमिट तक वो चिड़चिड़ा हो रहा है। अच्छा, एक दिन में कितनी बार हो जाता है? कई लोग बोलेंगे कि जी ये तो हमेशा चिड़चिड़ा ही रहता है, इससे पानी भी मांग लो ना, ये बोलेगा अपने आप ले लो, मेरे को नहीं पता। हर चीज़ का जवाब चिड़चिड़े होकर देना। और गुस्सा आना, उसकी हम ड्यूरेशन नोट करते हैं, कितनी देर तक गुस्सा इंसान के दिमाग पे चढ़ा रहता है। कई लोग क्या करते हैं गुस्से में, चीज़ें उठाकर फेंकना, चीज़ें तोड़ देना, या फिर अगर बात नहीं सुननी तो अपनी नोटबुक को फाड़ देना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस लेवल तक एग्रेशन को जाने से पहले अगर हम उन वार्निंग साइंस को नोट कर लें, हम अपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और अपने बच्चों को बहुत कुछ अच्छा सिखा सकते हैं। अब मान लीजिए कि घर में कोई है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। अगर घर में कोई बहुत गुस्सा कर रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चा कुछ उससे भी सीख रहा होगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत नाज़ुक से होते हैं, वो चीज़ों को देख के बहुत अच्छे से उसको पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी कैच करते हैं और जैसा आप करोगे वैसा ही करेंगे वो। अब जैसे मान लो कि फ़ोन यूज़ की बात है, हम कहते हैं कि बच्चे फ़ोन नहीं छोड़ते हैं, फ़ोन को लेके बैठे रहते हैं। अच्छा, बच्चों से फ़ोन लो थोड़ी देर, अब देखना वो चिड़चिड़े हो जाएँगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये क्यों? क्योंकि सबसे पहले
हमारे दिमाग में क्या आता है कि बच्चों को अगर काम डाउन करना है थोड़ी देर के लिए, मान लो कोई गेस्ट आ गया, कोई इंपॉर्टेंट काम पड़ गया, चलो उसको फ़ोन पकड़ा दो। शुरुआत तो हम ही लोग कर रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोपिंग का या बच्चों को मनाने का, रोकने का, संभालने का तरीका गलत है। मैं ये कह रही हूँ कि उस तरीके को मॉडिफाई कीजिए। बच्चों को, अगर आपने बच्चों को फ़ोन यूज़ करने से, ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से रोकना है, आपको कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी होंगी। जैसे कि स्क्रीन टाइम को सेट कीजिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम लगाइए कि इसी टाइम के लिए, सिर्फ इतने ही टाइम के लिए आप स्क्रीन टाइम आपका चलेगा। फिर आप बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग को बेटर बनाने के लिए अपना स्क्रीन टाइम भी बच्चों के सामने कम रखिए। अगर माँ-बाप, अगर हम लोग, चाहे रिश्तेदार ही हैं, मान लो जॉइंट फैमिली है, तो उसमें जो बाकी लोग अगर बच्चे के सामने ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चा तो यही सीखेगा ना कि फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बच्चे को उसके एडवांटेजेस नहीं पता लगेंगे, डिसएडवांटेजेस वो जल्दी से कैच कर लेगा। ह्यूमन माइंड है, नेगेटिव की तरफ पहले जाता है। ठीक है? दूसरा, बच्चों को इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ में लगाइए, उसको अलग-अलग सारी गेम्स खिलाइए, उसको फ़ेस टू फ़ेस कम्युनिकेशन का एडवांटेज बताइए कि जैसे हम बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन में गेम्स खेलते हैं, गेम्स में अगला-अगला लेवल आता है तो उनकी पोज़ीशन बढ़ती जाती है। उसी तरह उसको बोलते हैं रीइन्फोर्समेंट, बच्चे को आगे बढ़ने के लिए एक लालच देती है वो गेम। तो क्या हम वो उस लालच को एक पॉज़िटिव वे में रियल लाइफ़ में यूज़ नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। इसको रीइन्फोर्समेंट बोलते हैं। बच्चों का बिहेवियर अगर हमने मॉडिफ़ाई करना है, उसके लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट यूज़ होता है। ये हो गई बच्चों की बात। अब मैं बात करूँगी कि जैसे डिप्रेशन, आप सब लोगों ने डिप्रेशन का नाम सुना होगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, डिप्रेशन वर्ड को एक स्लैंग की तरह यूज़ किया जा रहा है। इतना मिसयूज़ हो रहा है इस वर्ड का। जैसे मान लो कि कॉलेज के कुछ बच्चे बैठे हैं। एक बच्चा है जो थोड़ा-सा बूझा-सा बैठा है, या नॉर्मली आप यही लगा लो कि उसने कोई बहुत लाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। दूसरे दोस्त आकर क्या कहेंगे, नॉर्मली बात करने का तरीका आजकल का क्या है सबका, कि यार तूने कितना डिप्रेसिंग कलर पहना है, इतना डिप्रेस्ड शक्ल बना के क्यों बैठा है, इतनी डिप्रेस्ड बातें क्यों कर रहा है। डिप्रेशन, डिप्रेस्ड, डिप्रेसिव, ये सारे और इससे रिलेटेड वर्ड्स, मेरा सबसे यही अनुरोध है, प्लीज़ इन वर्ड्स को इस तरह यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि किसी की भी मेंटल हेल्थ के ऊपर असर पड़ सकता है। और सिर्फ थोड़ी देर मुंह नीचे लटका के बैठने से कोई इंसान डिप्रेस नहीं हो जाता, या कोई हल्के रंग का कपड़े पहनने से कोई डिप्रेस नहीं हो जाता। इस चीज़ को मिसयूज़ करना, इस वर्ड को बंद करना होगा, क्योंकि डिप्रेशन को डायग्नोज करने का एक प्रॉपर तरीका है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेज़ में, ICD-11 में, ICD-10 में, हर जगह पर दिया गया है कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जब ये सिम्पटम्स हमें देखने को मिलते हैं, उस वक्त हम डायग्नोज कर सकते हैं डिप्रेशन को। 4 वीक्स, 2 वीक्स, हर जगह का अलग-अलग है। जैसे DSM-5 में आपको अलग क्राइटेरिया मिलेगा, ICD में अलग क्राइटेरिया मिलेगा, ठीक है? जैसे डिप्रेशन के कुछ मेन सिम्पटम्स होते हैं, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, ओवरथिंकिंग करते हैं। अच्छा, जिन चीज़ों में पहले इंटरेस्ट था, अब उन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट आना बंद हो गया है। तो जब आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समय तक लगें कि मेरे में रह रही हैं, तो आपका वो समय आ गया जब आपको एक डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे मुझसे पूछा गया कि पहला किसके पास जाना है, दूसरा लोग खुद जाते नहीं हैं। अब वो जाते क्यों नहीं हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमारी सोसाइटी में रह रही है, अपना अच्छा खासा घर बना के, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। अगर किसी का पित्ते का ऑपरेशन हुआ, यूट्रस का ऑपरेशन हुआ, हम कह देते हैं ना कि भई उसका ये ऑपरेशन हुआ था, या सिर में चोट आ गई, अच्छा ऑपरेशन हुआ था, पोस्ट हेड इंजरी हुई उसकी, तो उसको डॉक्टर ने उसके दिमाग का ऑपरेशन किया, वो ठीक हो गया। क्या कभी किसी रिश्तेदार को बोलते हुए सुना है, आपको पता है उसको डिप्रेशन हो गया? क्यों? क्योंकि लोग इसको छुपाते हैं। आजकल इसको छुपाते हैं क्योंकि इसको पागलपन के बराबर माना जाता है लोगों की भाषा में। मैं ये बोल रही हूँ, जो आम इंसान जिसको इसकी नॉलेज नहीं है, ठीक है? जो लेमैन होता है। क्योंकि अब देखो, जब हम बात करते हैं कि आपको डिप्रेशन है, तो आप अपने घर वालों को एक बार बुला लो ताकि हम उनसे भी बात कर लें। कई बार लोग कहते हैं कि मैम नहीं, घर वालों को नहीं बताना।
उनको नहीं पता चलना चाहिए ये चीज़, तो वो या तो वो टेंशन में आ जाएंगे, या वो इस बात को समझेंगे नहीं, या फिर वो क्या करेंगे, या फिर वो जैसे वो फेथ हीलर्स के पास ले जाएंगे, जैसे फंड देकर आना, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, इससे क्या होता है, ये हालत ज़्यादा बिगड़ती है। स्टिग्मा की वजह से हम इस चीज़ को आगे बता नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जब वो चीज़ सप्रेस होती है, पाइल अप होती है, आप जैसे मान लो कि कपड़ों की गठरी को हम भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, एक टाइम पर तो उसमें चीज़ें आनी बंद हो जाएंगी ना। तो वो जो इकट्ठा हो गया इतने टाइम का इमोशनल प्रॉब्लम, वो एकदम से ज्वालामुखी की तरह फटता है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए मेंटल हेल्थ डे पर अवेयरनेस कैंपेन्स, वर्कशॉप्स की जाती हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं, जो हमने राज हॉस्पिटल की तरफ से काफ़ी स्कूल्स और कॉलेजेस में किए भी हैं, जैसे नोवेल्टी मॉल में हुआ था और बाकी सारे कॉलेजेस में भी हुआ था। अब जब बात आती है कि आपको इसको ट्रीट कहाँ पर कराना है, वहाँ पर तीन तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं। सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। साइकियाट्रिस्ट वो होते हैं जिन्होंने एमबीबीएस करके एमडी साइकाइट्री की होती है, और दे आर एक्सपर्ट इन साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स मेडिकेशंस। उनको न्यूरोसाइकाट्रिस्ट भी कहा जाता है, उनके डी एडिक्शन सेंटर्स भी होते हैं। कोई भी साइकाट्रिक, मेंटल, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपको उसके लिए दवा देने के लिए साइकाट्रिस्ट एक परफेक्ट एक्सपर्ट ओपिनियन है। अब मान लो कि आपको आज की टाइम पे लोग इसके बारे में सब लोगों को ये लगता है कि जब हम साइकाट्रिक दवा खाएंगे तो हमें भी लोग पूछते हैं कि मैम इस दवाई की आदत तो नहीं पड़ जाएगी। तो उसका जवाब ये है, सबसे पहले तो दवाई का काम क्या है, जब भी कोई भी हमें मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम आती है, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। दवाई ने उस इम्बैलेंस को बिल्कुल ठीक करना है, अंदर से आपकी बॉडी को बिल्कुल रेगुलेटेड करना है, सही करना है। तो वो दवाई का एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट एक कोर्स चलता है। वो कोर्स कुछ समय के लिए होता है, लेकिन दवाई कितनी देर तक खानी पड़ेगी ये हर इंसान के शरीर के अंदर के सिस्टम पे डिपेंड करता है। क्योंकि जिस तरह से हम सोच रहे हैं ना, वो सारी चीज़ हमारे अंदर के हर सिस्टम पे असर डाल रही है। वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे असर डालेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर डालेगी, और अंदर से हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी असर डालेगी। तो इसकी आदत पड़ेगी, वो बात की धारणा बनानी गलत है, लेकिन कुछ समय के लिए जब आपने ठीक रहना है, कुछ समय के लिए तो वो प्रोपोर्शन दवाई की आपके शरीर में चाहिए ना, कि जिससे वो इम्बैलेंस बिल्कुल ठीक हो जाए। अब जब दवाई की बात हुई है, उसके साथ बात आएगी साइकोथेरेपी की, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग जो सबके लिए यूज़ करने के लिए एक आसान वर्ड है, लेकिन अब इसके लिए, साइकोथेरेपी के लिए आप जाएंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास नहीं। दोनों में फ़र्क ये है, लगते हैं सेम, फ़र्क है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो एक्सपोजर होता है, जो एजुकेशनल डिग्री होती है, वो मेडिकल कॉलेज में होती है। वो एमफिल करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, जिससे उनको आरसीआई का लाइसेंस मिलता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिससे वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेडिकल कॉलेज में उनका एक्सपोजर हो गया मेडिकल पेशेंट्स के साथ, जो साइकाट्रिक और मेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स के साथ। जो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर होते हैं, वो करते हैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी, और उनका आगे होती है उनकी पीएचडी। लेकिन उनकी डिग्रीज में उनका मेडिकल पेशेंट्स के साथ, साइकाट्रिक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स के साथ एक्सपोजर नहीं होता है। इस वजह से साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर, ये जो दो पोस्ट हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, और ये दोनों आपको मिलेंगे स्कूल्स में, जहाँ पर आप डे टू डे लाइफ के स्ट्रेसेस बच्चों के हैंडल कर सकते हो। जब बात आती है पेशेंट्स की, वहाँ पर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आना पड़ेगा, जो एमफिल करेगा। एमफिल में सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट करने सीखेगा, टेस्ट से पता लगेगा इसका डायग्नोसिस क्या है, फिर उसको कौन सी थेरेपी देनी है, और उसके बाद एमफिल के बाद उनकी डिग्री होती है पीएचडी। दिस इज़ हाउ आप अपने प्रॉब्लम के लिए एक सही प्रोफेशनल को चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। समाज में मैं ये मैसेज देना चाहूँगी सभी दर्शकों से, मेरी एक ये अपील है कि अगर आपके घर में या आपके आसपास में कहीं भी कोई भी साइकाट्रिक या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित कोई भी इंसान है, तो प्लीज़ उसको अपने से अलग करके ना रखें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो करने से उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है।
इससे उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। क्योंकि आप देखो, हम बैठे हैं तो हम किसी से बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे ना, ये तो नहीं कि अकेले ही बैठे रहेंगे। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हमें बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए एक दूसरा इंसान चाहिए। अगर वो बात करेगा, उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व होगी, और अगर वो टाइम से सारी दवाइयाँ लेगा, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उनको साइडलाइन करके, उनको आइसोलेट करके प्रॉब्लम कम नहीं होगी, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर जिस प्रॉब्लम को हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको बंद करके रख देते हैं या इससे बात नहीं करते, अगर ऐसा करके आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो तो एक्चुअली में आप प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। मेंटल हेल्थ रिलेशनशिप्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखो, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। फॉर एग्जांपल, कोई एक इंसान ज़्यादा गुस्से वाला होगा, एक इंसान कम गुस्से वाला होगा। आपने ऐसे भी रिलेशंस देखे होंगे कि दोनों ही इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। अब जब मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात करूँ। रिलेशन मदर डॉटर का भी हो सकता है, सन एंड फादर का भी हो सकता है, सिबलिंग्स का भी हो सकता है। हर रिलेशन में अगर आपने बिल्कुल अच्छे से रिलेशन को चलाना है, उसमें मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सामने वाला जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है या बता रहा है, उसको किस लेवल पर आप पूरा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त हम वही चीज़ करें या वही चीज़ हमारा मन करना चाहिए जो सामने वाला बोल रहा है। अच्छा, आप उसको अगर रिफ्यूज़ करना है तो वो भी तो एक तरीके से करेंगे ना। हम क्या करते हैं, कई बार होता है, चलो बहुत गुस्से में जवाब दे दिया। 1-2 बार गुस्से में जवाब देना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, सब लोग करते हैं, आखिरकार इंसान है, गुस्सा आता है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली चलता रहे, वो एक पैटर्न बन जाता है जो हमारे रिलेशनशिप्स को हार्म कर सकता है। रिलेशनशिप में एक दूसरे के मेंटल हेल्थ को समझने के लिए और अच्छा रखने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए फेथ, उसके बाद आपको चाहिए अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा रिफ्लेक्शन। दो लोग एक रिलेशनशिप में बैठकर ये समझें कि उसको क्या अच्छा लगता है और उसको क्या अच्छा लगता है। रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर्स लाइक्स, डिसलाइक्स, उसका एटीट्यूड, किस तरह से वो प्रॉब्लम्स को समझता है, सॉल्व करता है। दूसरा अगर नहीं कर पाता तो वो उससे सीख सकता है। इस तरह से एक दूसरे से सीख के हम रिलेशनशिप में अच्छी मेंटल हेल्थ की शुरुआत कर सकते हैं।